और बगैर कर्तव्य के अधिकार की बात बनती नहीं है। दोनों फंडामेंटल ही है। यह अलग बात है कि ये बाद में जोड़ा गया, जोड़ने की जरूरत ऐसी आन पड़ी कि इसको जोड़ना पड़ा। तो आज हम कानून की बात में हक और अधिकार के बात के साथ शुरुआत करते हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं झारखंड हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं रुपेश कुमार सिंह जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। एक तो ये जो भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में बहुत सारी चीजों की गारंटी है और वो गारंटी हमको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स, हक और अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? पहले तो बताइए फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जिनके बिना किसी व्यक्ति का भौतिक या मानसिक रूप से विकास संभव नहीं है। जी। तो किसी भी व्यक्ति को भौतिक और मानसिक विकास के लिए उससे जो अधिकार देना अनिवार्य है वही फंडामेंटल राइट्स है, वही मौलिक अधिकार है। क्या क्या है ये अधिकार? हमारे संविधान में हमें पहले 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, अब के दिन 6 हैं। उसमें से एक मौलिक अधिकार जो हटा लिया गया है वो संपत्ति का अधिकार था। वो पहले मौलिक अधिकार में आता था, अब वो संवैधानिक अधिकार में आता है। इसके अलावे अभी 6 अधिकार भारत के संविधान के तहत यहाँ के नागरिकों को और 2 अधिकार मौलिक ऐसे हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो यहाँ का नागरिक हो या ना हो, उसे प्राप्त है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग लें तो ये 6 अधिकार क्या है? जैसे कि पहला अधिकार है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसमें हर व्यक्ति को कानून के समक्ष बराबर अधिकार प्राप्त है, कोई तरीके का उसमें भेदभाव नहीं है। उसी के तहत जैसे कि वोट डालना आपको है तो वोट डालना है, चोरी आप करें या दूसरा कोई करे तो चोरी का ये आप भी उतने ही गुनाहगार होंगे जितना कि दूसरा कोई गुनाहगार होगा। जी। आपको भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो दूसरे को ट्रीटमेंट मिलेगा। ये नहीं हो सकता है क्योंकि आप बड़ी ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो चोरी करने के बाद भी आपको अलग से कोई सुविधा मिलने लगी। ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया कर दिया। समता का अधिकार जो हुआ राइट टू इक्वालिटी, जी, कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। कानून किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। और हमारे संविधान के तहत जितने भी कानून हमारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं उसमें कहीं पर ये क्लॉज, कंडीशन या कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती है कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो कानून लागू नहीं होगा या उसको उस कानून से किसी तरीके का छूट प्राप्त हो। अपने यहाँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं घोटालों के, जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स से लेकर के टॉप पॉलिटिकल बॉसेस भी जेल गए हैं और उनको वही सजा हुई है जो दूसरे को सजा हो सकती थी। ये एग्जाम्पल है कि आपको उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून के समक्ष जब भी कोई व्यक्ति जाएगा तो कानून उस व्यक्ति को देखते हुए कोई अपने कानून के एनफोर्समेंट में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेगा। और नीचे का पुलिस वाला हो या ऊपर में जज साहब बैठे हुए हो, दोनों स्तर पर जो है वो बराबरी ट्रीटमेंट मिलेगा। एक गरीब आदमी को भी, एक बहुत संपत्तिशाली आदमी अब जैसे अनुच्छेद 15 है, 16 है जी, आर्टिकल 15 और 16 जी, तो उसमें कहता है कि स्टेट मतलब राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या इनके कोई उपक्रम हो जैसे कंपनी, कॉरपोरेशन, ये किसी भी तरीके का भेदभाव इस आधार पर नहीं करेंगे कि उसका जन्म स्थान क्या था, उसकी लिंग क्या है या वो किस जाति या धर्म से है। तो ये सब चीज जो है ये हटा दिया गया है कि इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी के तहत पहले हमारे समाज में कुरीति थी, छुआछूत की, तो उसे भी मौलिक अधिकार के तहत उस कुरीति को हटाने के लिए अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। और ये आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये एक्चुअली में इक्वालिटी बिफोर लॉ को ही ज्यादा डिफाइन करता है, उसको और व्याख्या करता है। लेकिन एक इसमें प्रश्न उठता है कि अगर कानून सबके लिए बराबर है, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, कानून के तहत किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा उसके जन्म स्थान या धर्म, जाति या लिंग के आधार पर, तो फिर ये रिजर्वेशन कैसे आता है? रिजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है जिसके तहत वो दिया जाता है उसको हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। कि कोई व्यक्ति अगर हमारे समाज में थोड़े नीचे तबके से आता है, जिसको कि सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं है जो उच्च तबके के व्यक्ति को प्राप्त है, जिसके तहत वो अपने जीवन यापन कर रहा है जिंदगी के लिए,
तो वैसे व्यक्ति को समाज के ऊपर के तबके के साथ compete करने के लिए, कंपटीशन में बराबर आने के लिए उन लोगों को कुछ छूट दी जाती है। जैसे अब किसी नौकरी में जाना है तो उच्च तबके वाले को यदि 60% मार्क्स अनिवार्य है तो नीचे तबके वालों के लिए वो 40% में ही उस नौकरी के लिए अधिकारी हो जाता है। तो ये सब जो छूट दी गई है, जैसे महिलाओं को, हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा से डिप्राइव माना गया है, प्रताड़ित हुए हैं, तो उन लोगों को भी समाज में उत्थान के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, जो कि मौलिक अधिकारों में वो समाजित नहीं है, उससे ये एक एक्सेप्शन क्रिएट किया। वो आपके समकक्ष ले आया जा रहा है ताकि समता का और समानता का अधिकार सब बराबरी हो सके आपके, और उसको बराबर ट्रीटमेंट किया। जी नेक्स्ट। और फिर हमारा अनुच्छेद 19 है जी, जिसमें हम सभी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है कि हम भारत में कहीं भी जाके शांतिपूर्वक बस सकते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके का बिजनेस या कोई भी तरीके का व्यवसाय कर सकते हैं, और भारत के पूरे टेरिटरी के अंदर कहीं भी आने जाने में हमें कोई रोक टोक नहीं हो सकता है। तो ये सब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेटल एनीवेयर इन द कंट्री, ये सारे जो अधिकार हैं, इसी में आज के दिन जो बहुत ही ज्यादा चर्चित अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नहीं, इसमें थोड़ा सा हम आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको रहने का, बसने का अधिकार नहीं है, आप रह सकते हैं कहीं किराया लेकर, क्योंकि बस नहीं सकते हैं। जो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के इलाके हैं वहाँ रिस्ट्रिक्शंस है। पहले जम्मू कश्मीर में भी ये था, जिसको बाद में अनुच्छेद 370 को तो वो हटाया गया उसको। तो ये तो है, और वो कारण भी वो समानता का ही है। समानता में उनको ले आना है, इसलिए अगर आप वहां जाएंगे तो उनके इस अधिकार की कटौती हो जाएगी। जी हाँ। उन्हें अपने विकास में जो किसी उच्च तबके के व्यक्ति के वहां पर वास करने के कारण अगर उनके विकास में किसी तरीके की बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए इस तरीके का प्रावधान अनुच्छेद 19 के कई सारे प्रोवाइजो में किया गया है। अपने यहाँ भी जो 5th शेड्यूल का इलाका है, इलाके में जो ST है जी, उनकी जमीन पर नहीं बस सकते हैं, अगर बसेंगे तो उसका रेस्टोरेशन होता है, बाकी सारी प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है या संथाल प्रगना टेनेंसी एक्ट है। तो यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके साथ वर्षों से, सदियों से इस तरीके का सामाजिक माहौल रहा है कि वो लोग थोड़े, कहा जाए कि समाज में डिप्राइव्ड क्लास और लोग उनको ठग नहीं लें या उनको उनके जमीन से बेदखल ना कर दें, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए ये विशेष प्रावधान किया गया है। तीसरे, शिक्षा का क्या, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। जी, राइट टू लाइफ जो है, इसमें थोड़ा सा एक चीज हम जोड़ना चाहते हैं। राइट टू लाइफ में 21 कहता है विथ डिग्निटी, तो इसको थोड़ा सा परिभाषित कर दिया जाए। देखिए, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विथ डिग्निटी, और उसमें एक क्लॉज ये भी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब कानून के तहत जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके अंतर्गत आपको आपके लिबर्टी या लाइफ से डिप्राइव करने का अधिकार है, लेकिन कानून से हट के कोई उस अधिकार को नहीं छेड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही होता है कि अब किसी को फांसी की सजा होती है, तो राइट टू लाइफ है मौलिक अधिकार, लेकिन फांसी की सजा का भी प्रावधान है। तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो एक क्लॉज है उसमें कि नो बडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ जो होता है, कानून का राज, इसको स्थापित करता है कि कोई अपने मन मुताबिक किसी के साथ उसके जीवन या उसके स्वतंत्रता के साथ किसी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये हमारा संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और ये बहुत ही मौलिक अधिकार है। हमारे यहाँ इमरजेंसी का प्रोविजन है आर्टिकल 369 में, उसमें कुछ मौलिक अधिकार को शिथिल किया जाता है। कर्फ्यू में शिथिल हो जाता है, अभी कोरोना में शिथिल, जैसे कोरोना में शिथिल कर दिया। कोरोना में जैसे देश में आने जाने पर रोक लग गई थी, तो लेकिन इसमें आर्टिकल 14 और 21 इन दोनों को शिथिल नहीं किया जा सकता है। राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम, ये दोनों खास क्लास को कहिए कि आपको जाने की छूट नहीं है, बाकी लोगों को छूट है, ये नहीं कर सकते। भेदभाव का तो कहीं कोई संभावना ही नहीं है। इसी में आर्टिकल 21A भी ऐड किया गया, जो कि शिक्षा का अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकारों में नहीं था, लेकिन समाज के उत्थान के लिए ये जरूरी है कि हमारा समाज शिक्षित हो। अगर शिक्षित नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा।
तो हमारे समाज समानता का अवसर भी नहीं, लाभ नहीं उठा सकेगा। जो जी। समानता के अवसर का लाभ उसको मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा उसको। अब जैसे दूर दराज बहुत रिमोट एरिया में परिवार ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे खाने के लिए तरसते हैं, तो उनको पढ़ने पढ़ाने के लिए फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जी जी, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उनको कमाना है, हाँ, हाँ। अपना पेट भरना है, अपना पेट भरना है और बच्चे के पेट भरने के लिए उसे बकरी चरवाना है, कि वो भी कमा सके कुछ, तो या पढ़ाई कर ढाबे सके। में, होटल हाँ, में कहीं हाँ, काम हाँ, लगा हाँ। दिए। तो ऐसे जो कंपल्सन्स हैं हमारे रिमोट एरियाज में, गांव में, उनको ओवरकम करने के लिए अब सरकार ये मिड डे मील का प्रोविजन लेके आई कि जो परिवार के या बच्चों आंगनबाड़ी को- में जो व्यवस्था है जी, जी, खाने जी, पीने जी। की। उनको मुफ्त का खाना मिलेगा। तो ये प्रोत्साहन है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, और जब बच्चे पढ़ेंगे, अगर वो डिप्राइव्ड सेक्शन के हैं, तभी उनके लिए जो अनुच्छेद 15-16 में जो प्रावधान किए गए हैं उनको रिजर्वेशन देने का, अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं तो रिजर्वेशन का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। तो उनको समाज में ऊपर उठाने के लिए और समाज में समानता लाने के लिए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A से जोड़ा गया। 8 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई के लिए अनिवार्य जी, जी। और मुफ्त व्यवस्था मुफ्त की। व्यवस्था करने के लिए उसी का एक और बराबरी का संशोधन संविधान में हुआ, जो फंडामेंटल ड्यूटीज में किया गया कि सारे अभिभावकों को, गार्जियन को, पेरेंट्स को ये कहा गया कि आप कोशिश कीजिए, ऐसा माहौल बनाइए कि आपके बच्चे जो 6 साल से 14 साल के बीच में हैं उनको शिक्षित करें। ये आपके तरफ से एक एफर्ट होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाए। अब ड्यूटीज में अगर आ जाए तो ड्यूटीज में क्या मुख्य और क्यों लाया गया, ड्यूटीज की बात क्यों लाएगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, पहले तो नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों लाया गया? देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज इसलिए लाया गया कि हमारे समाज में स्वतंत्रता के बाद, जब स्वतंत्रता हम लोगों को मिली 1947 में, तो समाज में जो आज के तबके के वर्ग हैं, जैसे हमारे जनरेशन के हुए, हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि स्वतंत्रता के पहले हमारी परिस्थिति क्या थी जी। और स्वतंत्रता सेनानी किस परिस्थिति से गुजरते हुए हमें स्वतंत्रता दिलाई है। तो उस स्वतंत्रता को जारी रखने के लिए और लोगों को अपने देश के लिए जागरूक करने के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर जोड़ा गया, जो आर्टिकल 51A है। ये 1976 में लाया गया है और इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जैसे हमारे ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, अपने देश के लिए सेवा देने के लिए तत्पर रहना, और साइंस टेक्नोलॉजी में या पढ़ाई लिखाई में अपने आप को और आगे ले जाने के लिए कोशिश करना। ये सब एक किसी भी व्यक्ति के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। तो इनको एक अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारा देश आज के दिन उतना परिपक्व नहीं है कि इनको अधिकार में परिवर्तित कर सके। लेकिन इससे हम अपने नागरिकों को, इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट ये करते हैं कि जैसे हम लोगों के गांव में, घरों में संस्कार मिलता है, जी जी, वो संस्कार मिलता है कि माता पिता के प्रति आपका रवैया क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, जी दादाजी के प्रति बिहेवियर क्या होगा, दादाजी का फोटो है तो बिहेवियर क्या होगा, धर्म ग्रंथ है उनके प्रति बिहेवियर क्या होगा, कैसे करेंगे। उसी ढंग से यह माना गया कि फ्रीडम्स में जो लोग लगे रहे, जिसके चलते आजादी मिली, उनके प्रति वो जो सम्मान, ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो ड्यू रिस्पेक्ट देना आपकी ड्यूटी है। जी नहीं, जी जी, उसमें ये क्लॉज दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के पहले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके द्वारा जो भी स्टेप्स कार्य किए गए हैं और जो उनके द्वारा बलिदान दिया गया है, उसको सम्मान देना है। और उसको सम्मान देते हुए अपने आचरण को ऐसा रखना है कि हमारे देश की अखंडता, एकता ये अक्षुण्ण हो। जी जी। नहीं तो अगर हमारे देश पे कोई विपत्ति आती है, तो अगर हमारे नागरिकों के बीच ये इस तरीके का अगर स्वभाव डेवलप नहीं होता है, तो इस समय समाज एकजुट अगर नहीं होगा तो वो विपत्ति हमारे ऊपर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सबों को ओवरकम करने के लिए ये आर्टिकल 51A जोड़ा गया है। जैसे अभी भी सोसाइटी में है ना कि बहुत तरह के लोग, झंडे के सम्मान में खड़ा होना है, आपके नहीं खड़ा होने से झंडा का अपमान नहीं हो जाएगा। झंडा कोई व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन खड़ा क्यों होना है, इससे क्या एहसास होता है। हाँ बिल्कुल, ये एहसास होना, ये एहसास दिलाना कि झंडे के प्रति आपकी ड्यूटी ये बनती है। ये हमारे नागरिकों के बीच में एक यूनिटी लाता है कि हम एक ही देश के नागरिक हैं और इसी देश के संविधान से बंधे हुए हैं। हमको अपने देश और अपने भाई नागरिकों के लिए क्या व्यवहार रखना है, किस तरीके से हम अपने समाज को और अपने देश को आगे उन्नत की ओर ले चलें। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, मौलाना आजाद, इस तरह के लोगों ने जो अपनी कुर्बानी दी, उन कुर्बानियों के पीछे
यह मकसद था कि हमारा देश आजाद हो। बिल्कुल। और आजादी के बाद आजादी भी आपकी निर्बाध नहीं है। बिल्कुल। आजादी सिर्फ उतनी ही है जितनी कि दूसरे की आजादी में खलल नहीं पड़े। नहीं, बिल्कुल, यही रेस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है। आप हाथ घुमा सकते हैं लेकिन दूसरे के शरीर से टच नहीं करे, उतना हाथ घुमाने की आजादी है। लेकिन आपके हाथ की आवाज से अगर वो डिस्टर्ब होता है तो आपको खुद रोक लेना चाहिए, आपका कर्तव्य बनता है। अधिकार तो है घुमाने का, लेकिन उसको रोक लेना का कर्तव्य आपका बनता है। जैसे आम बात, आज के दिन में शादी विवाह का मौसम है, माहौल है, देखते होंगे कि लोग रात को 10 बजे 12 बजे डीजे बजा रहे हैं, एकदम लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं। तो उनको अगर ये आजादी है कि वो रात को 10 बजे 12 बजे शादी का करें, विवाह करें, तो उसी समय उनको ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कर्तव्य होता है कि उनके जो भाई बंधु हैं उनके जीवन में किसी तरीके का कोई उनको सोने की आजादी है। उस टाइम में सोने की आजादी था, आप सोने की आजादी की रक्षा करिए। तो यदि हमारे पास किसी चीज का आजादी है तो सामने वाले के पास भी वही आजादी है। तो आजादी कभी एक दूसरे से क्लैश नहीं कर सकता है। तो जब भी हम अपने क्लैश करेगा तो कानून हस्तक्षेप करेगा। हम अपने मौलिक अधिकार को वहीं तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहां तक कि वो किसी दूसरे के आजादी को छुन्न न करे, उसको अफेक्ट न करे। थोड़ा एक चीज को हम ये करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जैसे कि हमको आजादी है आंदोलन करने की, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है, बिल्कुल, लेकिन उस आंदोलन से हम दूसरे की सांस बंद कर देंगे, यह भी तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल संभव नहीं है। अब हम एम्बुलेंस को नहीं हमको आजादी है लेकिन हम एम्बुलेंस नहीं जाने देंगे इसलिए कि हम आंदोलन कर रहे हैं। हम आपको परीक्षा देने नहीं देंगे इसलिए कि हम आंदोलन कर रहे हैं, अब आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। उसमें तालमेल हो सकता है कि ठीक है भाई हम ऐसा कर रहे हैं, आप इसमें शामिल हो जाइए, लेकिन उसकी तो जिंदगी का सवाल है, उसको तो हॉस्पिटल जाना है। बिल्कुल, है ना। इसमें तालमेल कैसे होगा? देखिए, हमको आंदोलन का राइट है। आप हवाला दे सकते हैं अभी हाल में जो घटनाएं घटी है, उसे किसी को जैसे किसान आंदोलन या किसी भी तरीके का कोई आंदोलन जब भी हुआ है तो अनुच्छेद 19 में जो अधिकार प्राप्त है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू एसोसिएशन, फॉर्म ट्रेड यूनियन, मतलब हम किसी तरीके का अपना संघ बना सकते हैं। तो ये सब अधिकार के साथ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रोक है, जो कि भारत के एकता, अखंडता या यहाँ के किसी नागरिक विशेष जो एक ग्रुप हो, उनको किसी तरीके का इससे कोई हानि या क्षति ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें अधिकार प्राप्त है कि हम अगर सरकार से क्षुब्ध हैं तो हम प्रदर्शन करें, संघ बनाए, हल्ला करें, हंगामा अपना डिमांड रखें सरकार के समक्ष। लेकिन वो डिमांड पीसफुल ही करना है, वो उसमें रेस्ट्रिक्शन है, शांति भंग नहीं हो सकनी चाहिए। क्योंकि अगर शांति भंग हो जाएगी तो फिर समाज बिखर जाएगा, फिर रिएक्शन में कुछ लोग दूसरा शांति भंग करेंगे, तो इस तरीके से पूरा समाज बिखर जाएगा और अराजकता फैल जाएगी। तो शांति के साथ हमको प्रदर्शन करने का अधिकार है। उसमें यह हो सकता है कि लोगों का तर्क हो सकता है कि भाई हम तो रोड पर शांति से बैठे हुए थे। आपका बैठना शांतिपूर्वक होगा, लेकिन उस बैठने के कारण किसी का अगर आप रास्ता को रोक दे रहे हैं, अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो वो भी अशांति में आता है। तो आप अपना प्रदर्शन ऐसे करें कि आपसे किसी आम नागरिक को किसी तरीके का कोई व्यवधान ना हो। प्रदर्शन करने का अधिकार आपको है, दूसरे को भी है। ऑफिस जाने का अधिकार है, उसको स्कूल जाने का अधिकार है, ड्यूटी करने का अधिकार, ये अधिकार। किसी की ट्रेन छूट जाती है, किसी का फ्लाइट छूट जाता है, कोई हॉस्पिटल जाने के दौरान रास्ते में एम्बुलेंस रुक गया तो उसकी और तबीयत बिगड़ सकती है। तो ये सब चीजों को अगर आप व्यवधान कर रहे हैं किसी के जाने आने में, तो इसको शांति के साथ प्रदर्शन का उस राइट्स परिभाषा में नहीं आता है। उस राइट्स को अपनी ड्यूटीज के साथ जोड़कर कि हमारी ड्यूटी बनती है दूसरे के आजादी को अक्षुण्ण रखने की। जी, जैसे अब अनुच्छेद 19 में ही देखा जाए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, प्रदर्शन करने का। उसी अनुच्छेद में है कि हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। तो आपको प्रदर्शन का अधिकार है, दूसरे को आने जाने का अधिकार है। आपका प्रदर्शन उसके अधिकार को अगर रोकता है तो वहां पे उसका अधिकार भी आपसे कम नहीं है आने जाने का, आपका अधिकार भी उससे कम नहीं है। समन्वय बैठाना है। बिल्कुल बिल्कुल, कि प्रदर्शन आप करें, आपको अधिकार है, लेकिन आपके जो सह नागरिक हैं उनके भी किसी अधिकार को आप हनन न करें। इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति कब आ जाती है कि जब लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, वो कर रहा है तो उसके साथ ऐसा नहीं है, उसको नहीं रोका जा रहा है, कानून उससे को हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, तो वैसे स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसे अब देखिए,
इस तरीके की परिस्थिति इसलिए आ जाती है क्योंकि हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम पहले अपने कर्तव्य को निभाएं और तब दूसरे से अपेक्षा करें कि वो अपने कर्तव्य को कैसे करेंगे। जब हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो निश्चित है कि हम अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग वैसे ही करेंगे जिससे कि हमारे अन्य नागरिकों को किसी तरीके का व्यवधान न हो। तो इसमें हमारे अब राज्य के या केंद्र के जो भी एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, जैसे पुलिस हो या कोई भी प्रशासन है, उसकी सीमित संसाधन है। पूरे देश में अगर अराजकता आ जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। हमको अपने आप को, अपने आचरण को ऐसे बनाना होगा कि हम सरकार चलने में और देश की उन्नति में सहयोग करें। हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा संविधान शुरू होता है हम भारत के लोग से और खत्म भी होता है कि हम भारत के लोग से। जी, हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया है और हम भारत के लोगों के लिए बनाया है और हम ही ने अंगीकृत किया है, किसी सरकार, किसी पार्टी या किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं अंगीकृत किया है। इसलिए हमारी यह ड्यूटी बनती है कि हम अपनी आजादी का उपभोग करें, दूसरे की आजादी की रक्षा करते हुए, तभी हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में सामंजस्य होगा। ये इसलिए कि यह मुल्क हम भारत के लोगों के एक एक व्यक्ति का है, एक एक यूनिट का है। कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि सिर्फ हमारा है। इसीलिए कानून की बात में हम जो आपको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात बता रहे हैं, दोनों में समन्वय बिठा के चलिए। आपका मुल्क, आपका समाज और आप सब विकसित होंगे। आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। नमस्ते। नमस्कार। गौरवशाली परंपरा और बहुरंगी संस्कृति के समन्वय का देश भारत। अनेकता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम है यहाँ की पहचान। दिल्ली, देश की धड़कन, देश की राजधानी, देश की शान और 125 करोड़ से ज्यादा देशवासियों का गर्व। ऐतिहासिक